Hi dear student of class 9th, this is Saurav Kumar. Today I am going to teach you chapter number 3 of physics. In this chapter we have learned about what is gravitation and some numericals we have to solve this on this gravitation theory. बच्चों इससे पहले क्लासेस में हमने ग्रेविटेशन के इंट्रोडक्शन ले चुके हैं और उस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में हमने आपको चर्चा करके बता दिया, डिस्कस करके बता दिया। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, कुछ बातें आपको समझ में नहीं है, तो आप जल्द से जल्द मुझे कांटेक्ट करें और अपनी प्रॉब्लम को मुझे बताएं ताकि हम उसे सॉर्ट आउट कर सकें। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, आज की टॉपिक है बच्चों, इसमें जो है हम लोग को न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने पढ़ा था कि हर एक वस्तु जो है दुनिया में जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन कोई वस्तु जो उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होकर मोशन में दिखाई पड़ती है, कुछ वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। जैसे आज फॉर एग्जांपल अर्थ जो है एप्पल को अट्रैक्ट करती है, तो क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करती है? बिल्कुल करती है। और जितने फोर्स जो है आपकी अर्थ एप्पल के ऊपर अट्रैक्ट कर रही है बेटा, एग्जैक्ट करती है, उतनी अमाउंट में जो है एप्पल भी अर्थ के ऊपर एग्जैक्ट करती है। लेकिन आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि एप्पल अर्थ की तरफ आती है, क्या कभी अर्थ एप्पल की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे जो मास है आपका अर्थ का, वो डिपेंड किस पर करता है? तो आपके जो है एक्सीलरेशन किस पर डिपेंड करती है? तो मास पर डिपेंड करता है। अगर मास की वैल्यू जो है ग्रेटर है, ठीक है, तो फिर एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपने न्यूटन के सेकंड लॉ में आपने देखा था, सेकंड चैप्टर में। तो उसी कंसेप्ट का हम यूटिलाइजेशन करेंगे और यहाँ पे उनके जो है कुछ रिलेशनशिप के बारे में जानकारी करेंगे। तो देखते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो होल्ड गुड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए बिल्कुल सही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब अर्थ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है बच्चों, तो वो ऑब्जेक्ट भी इक्वल अमाउंट का फोर्स किसके ऊपर एग्जर्ट करता है? अर्थ के ऊपर एग्जर्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के ऊपर गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई जो है ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ की तरफ जाता, अर्थ जो है कोई ऑब्जेक्ट की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। इसी कारण से हम ये देखते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊंचाई से छोड़ी जाती है, ड्रॉप की जाती है बच्चों, तो ड्रॉपिंग करने के बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो जाता है, और वो एक्सीलरेशन किसकी तरफ होता है? अर्थ की तरफ होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि स्टोन जो है वो अर्थ की तरफ आता है किसी कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। ठीक है, नाउ अगर स्टोन भी आपको जो है एग्जर्ट करता है इक्वल अमाउंट में फोर्स किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर, तो फिर भी हम जो अर्थ को जो है अर्थ को उस स्टोन की तरफ जाते हुए नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? इसी तरह का क्वेश्चन को हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलो इसके जवाब लेने के लिए हम जो है न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ जाते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ में जानते हैं कि फोर्स जो होता है बच्चों किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। और एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है बच्चों? तो फोर्स अपॉन मास के बराबर। ठीक है, तो यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? मास का होता है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि इफ द मास इज ग्रेटर देन द एक्सीलरेशन विल बी लोअर, इफ द मास इज द स्मॉलर देन द एक्सीलरेशन विल बी हाई। यानी इस क्वेश्चन से हमें बिल्कुल मालूम चलता है कि एक्सीलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसकी? मास की। अगर एक्सीलरेशन जो है हम लोग का ज़्यादा होगा, स्टेशन में आपके स्टोन में एक्सीलरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि स्टोन का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और जबकि मास ऑफ अर्थ जो होती है वो स्टोन की तुलना में ज़्यादा होती है। यही कारण है कि लार्ज ऑब्जेक्ट जो होती अर्थ है वो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बावजूद भी बहुत ही छोटा सा एक एक्सीलरेशन उसके अंदर पैदा होता है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम उसे ऑब्जर्व कर पाएँ। ठीक है, इतना ज़्यादा ये जो है बड़ा नहीं होता, इतना स्मॉल होता है कि हम उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, और इस प्रकार से हम ये कभी नहीं देख पाते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो स्टोन की तरफ राइज करता है, यानी उठता। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। दुनिया में हर एक वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्शन फोर्स देती है, लेकिन कुछ वस्तुएं जो किसी वस्तु की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ती है, कुछ वस्तु नहीं जाते हुए दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई नहीं पड़ती है? न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण से। क्योंकि एक्सीलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों? तो मास पर डिपेंड करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इफ द मास इज ग्रेटर देन द एक्सीलरेशन विल बी लोअर, इफ द मास विल बी हायर देन द एक्सीलरेशन विल बी लोअर, एंड द मास विल बी स्मॉलर देन द एक्सीलरेशन विल बी हायर। ठीक है, यही कारण है कि स्टोन कभी भी आपके अर्थ की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर स्टोन का वेट और आपको जो है अर्थ का मास दोनों का आप जब कंपेरिजन करो तब क्या पाओगे? आप ये चीज़ पाओगे कि मास ऑफ अर्थ जो है
वो आपके बहुत ज़्यादा बड़ी है, किसका तुलना में, स्टोन की तुलना में, और स्टोन की मास कम है, और उतना ही मात्रा में फोर्स एग्जर्ट किया जाए, जिसके कारण स्टोन जो है वो आपके अर्थ की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन कभी भी जो स्टोन है वो आपके स्टोन की तरफ जो है अर्थ जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? क्योंकि जो स्टेशन प्रोड्यूस किया तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिससे हम ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते। क्योंकि मास ऑफ अर्थ कितने बराबर आप सभी जानते हो, 6 × 10⁻24 kg के बराबर होता है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा मास है, बहुत ज़्यादा हैवी मास होता है। ठीक है, यही कारण है कि अर्थ कभी भी आपकी जो है स्टोन की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। चलो अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस कंसेप्ट का नाम क्या है बच्चों, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? द फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ विथ नो अदर फोर्स एक्टिंग, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट जो कि किसी ऊंचाई से गिराई जा रही है, ठीक है, और वो किसी ऊंचाई से गिराई जा रही है, उसमें जो मोशन प्रोड्यूस किया गया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया हो, कोई भी वहाँ फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इस तरह के फॉल को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फ्री फॉल करते हैं। आइदर इट वॉज थॉट दैट, ये पहले सोचा जाता था, बहुत पहले ये सोचा जाता था कि हल्की वस्तु जो है वो आपकी जो है स्लोली फॉल करेगी, और जबकि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो फास्टली फॉल करेगा। ठीक है, लेकिन बाद में गैलीलियो ने कंक्लूजन दिया कि जो एक्सेलरेशन आपके ऑब्जेक्ट में आपकी जो है फ्री फॉल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। ड्यूरिंग द फ्री फॉल के दौरान हेवी ऑब्जेक्ट साथ ही साथ लाइटर ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ गिराएंगे तो दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा बच्चों वो सेम रेट का होगा, किसी में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या क्या जानकारी किया। फ्री फॉल क्या होता है? जब हम लोग कोई वस्तु ऊंचाई से गिराई जा रही है तो उसको जो फोर्स एक्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अर्थ का एक्ट कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा की जा रही है, और चाहे वो ऑब्जेक्ट भारी हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हल्की हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट किसी प्रकार की हो, तो उसको जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा बच्चों बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होगा, वो किसी तरह से उनके मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस किया गया है किसी ऑब्जेक्ट में वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा हर एक वस्तु में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि मान लेते हैं कि दो ऊंचाई से गिराई जा रही एक बॉल है और एक बड़ा आदमी है, दोनों गिराते हैं, तो एक आदमी है जिसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो जो बॉल होगा जिसका ऊंचाई से गिराएंगे बच्चों उसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी कितने का होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हालांकि इसकी वैल्यू हम यहाँ पर जो है एग्जैक्ट आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका वैल्यू कैसे इंटरचेंज करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है उसको हम फाइंड आउट करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसी क्लासेस में चलो देखते हैं। रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट जिन्होंने ये चीज़ बताया था कि अगर किसी प्रकार का एयर रेसिस्टेंस ना हो, ठीक है, मीन्स है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में रखें तो इधर और कोई दोनों को एक साथ गिराया जाएगा तो हम इस चीज़ पाएंगे कि दोनों एक साथ जो है आपके जो ग्राउंड को टच करती है अगर ये वैक्यूम की अवस्था है। इस प्रकार से हमें चीज़ मालूम चला कि एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस की जाती है फ्री फॉल के द्वारा वो सेम रेट का होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हल्का हो, इस नहीं करता कि इस पर उनके मास पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ समझ में आ गया फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल का मतलब हुआ कि जब ऑब्जेक्ट ऊंचाई से गिराई जा रही है बच्चों तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा किया गया वो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशन से पैदा किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उनके मास पर डिपेंड नहीं करता, चाहे ऑब्जेक्ट हल्का हो चाहे ऑब्जेक्ट हैवी हो, चाहे ऑब्जेक्ट लाइटर हो चाहे ऑब्जेक्ट जो हैवी हो। जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा, एक छोटा सा पत्थर गिरा, दोनों में जिससे पैदा किया जाएगा कितने का होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम सोल्व भी करेंगे, उसको दिखाएंगे भी कैसे हुआ। ठीक है, तो उसके पहले हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जान लें, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से प्रोड्यूस करती है ऑब्जेक्ट में उससे क्या करते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊंचाई से गिराया, कुछ ऊंचाई से गिराते हैं, उसमें जो वेलोसिटी लगातार एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करती है, दूसरे शब्दों में चीज कर सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉपेड फ्रॉम द हाइट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट एंड डज नॉट डिपेंड द मास ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर एसेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एसेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ये हुआ बच्चों कि एक वस्तु है जिसकी वेलोसिटी इक्वल रेट में जो इंक्रीजिंग हो रही है, मीन्स है कि 1 सेकंड में अगर 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीजमेंट आया है तो अगले भी 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का ही इंक्रीमेंट आएगा। तो अगर इक्वल रेट में जो आपका जो वेलोसिटी इंक्रीज करता है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं उसमें कौन सा एसेशन प्रोड्यूस है? तो यूनिफॉर्म एसेशन प्रोड्यूस है। यानी हम ये चीज कर सकते हैं एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है कैसा होता है बच्चों? तो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है। दूसरी बात ये जो है किसी वस्तु के जो है मास पर डिपेंड नहीं करता है। The uniform acceleration produced in free falling body due to gravitational force. The earth is known as acceleration due to gravity. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो कि एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में हमने प्रोड्यूस करवाया किसकी मदद से? ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, जो कि अर्थ के कारण से हुआ था, उसे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। और बच्चों इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल जी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी का मतलब बच्चों क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। स्मॉल जी का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बार जो है आपसे डिफरेंस पूछा गया, बहुत साल से पूछा जा रहा है, हो सकता है इस साल की क्लासेस में भी आपसे पूछ दिया जाए एग्जामिनेशन के दौरान। तो इस प्रकार से आप जो है क्या करेंगे, सबसे पहले कल की क्लासेस में आप जो है मुझे अपने होमवर्क के तौर पर ये बताएंगे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस क्या है। आपको हम बता दे रहे हैं, कैपिटल जी बच्चों जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कैपिटल जी का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है F इंटू आर स्क्वायर अपॉन मीटर अपॉन m1 मल्टीप्लाई m2, यानी आपका जो है मास स्क्वायर। जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो F अपॉन m हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है, जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, जबकि इसकी वैल्यू फिक्स होगी नहीं, ये अलग जगह पर अलग अलग होगी। ठीक है। अर्थ पे कुछ और अमाउंट में होगी, आपके मून पे कुछ और अमाउंट में होगी। ठीक है। ये सन पे कुछ और अमाउंट में होगी। तो इस प्रकार से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, सॉरी एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हरदम फिक्स होती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वह आपके अर्थ पर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर का होता है, जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है उनके मास पर डिपेंड नहीं करता, ये जगह जगह पर चेंज करता रहता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, जबकि कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है मास पर डिपेंड नहीं करता है। कैपिटल जी जो होता है वो आपका चेंज नहीं करता है प्लेस टू प्लेस। कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है आपके अर्थ पर 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर का होता है। ऐसा यूनिट का आप डिफरेंस, इस प्रकार से बहुत सारे डिफरेंस है जिससे आप चाहो तो ये लिख सकते हो। दूसरी बात आपको ध्यान देने की बात है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ की जाती है तो लगातार उसमें जो है आपकी स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है बच्चों, तो लगातार उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाती है, रिटार्डेट होता चला जाता है। तो अब हम लोग जो है उस वैल्यू के बारे में कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जिससे हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। हम सभी यहाँ पर जानते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर जो हम सभी जानते हैं कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? तो कैपिटल जी मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। यहाँ जो अर्थ का मास है वो क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। जो आपके ऑब्जेक्ट की मास है वो स्मॉल m मान लेते हैं, और जो उनके बीच के डिस्टेंस है वो r मान लिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले ये चीज़ देख जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार कि F जो होता है m मल्टीप्लाई a, यानी a इक्वल टू F अपॉन m। अगर यहाँ पर m की वैल्यू, ये जो हम लोग का मास जो है वो ऑब्जेक्ट का ना, ऑब्जेक्ट में आपके एक्सीलरेशन प्रोड्यूस की जा रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में जो आपका जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा वो F अपॉन m के बराबर होगा। ये जो आपकी जो है F अपॉन m है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? F इंटू 1 अपॉन m। F की वैल्यू बच्चों क्या है? तो F की वैल्यू अभी आपने निकाला था g मल्टीप्लाई और मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई मास ऑफ द स्टोन अपॉन r स्क्वायर, और 1 अपॉन m मल्टीप्लाई यानी मास ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। इस प्रकार से कैपिटल G मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर।
कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 भी होता है, 7 भी ले सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, मास ऑफ अर्थ क्या होता है बच्चों, तो 6 इंटू 10⁻24, ठीक है, किलोमीटर का। अब यहाँ पे जो है आपका रेडियस ऑफ अर्थ केजी का, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, तो 6.4 इंटू 10⁻6 केजी का हो जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर का हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो 6.4 इंटू 6400 किलोमीटर का होता है। इस प्रकार से उसको आप जब सोल्व करोगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो 64, इसको सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले डेसिमल को हटा देना है किसी भी तरीके से। तो देखो 6.7 तो 67 लिखोगे। अगर यहाँ पावर नेगेटिव है तो पावर इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर गया 6 इंटू 10⁻24। 6.4 यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 64 इंटू 10⁻5, और 64 इंटू 10⁻5 का होल स्क्वायर है बच्चों, तो क्या लिखो 64 इंटू 10⁻5, 64 इंटू 10⁻5। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो वैल्यू कितने बराबर मिल गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इस प्रकार से आपने सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट कर लिया है। तो बच्चों कल की क्लासेस में आपका जो होमवर्क रहेगा, पहला होमवर्क है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। सेकेंड आपका होमवर्क है कैलकुलेट ग्रेविटेशनल एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय द मून। आपको जो है एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको निकालना है किसका, मून के द्वारा, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ मास ऑफ आप मून रख दोगे, रेडियस ऑफ मून रख दोगे, और उससे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट वैल्यू 6.7 लेकर वैल्यू यहाँ से निकालोगे किसकी, एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप फिर चेक करोगे कि एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपका मून का है और अर्थ का, उसके बीच की रेशियो क्या है। ये आपका होमवर्क, और इस प्रकार से आज की क्लासेस आपकी समाप्त होती है। तो बच्चों आज आपने क्या क्या सीखा, आज आपने जानकारी किया कि न्यूटन के थर्ड लॉ और आपका जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसे रिलेटेड है। जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ ने कहा था कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर अर्थ जो स्टोन के ऊपर फोर्स लगाती है तो स्टोन भी फोर्स लगाता है, लेकिन स्टोन अर्थ की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन कभी आपने अर्थ को स्टोन की तरफ जाता देखा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ को देखते हैं तो उससे मालूम चलता है सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सेशन जो आपका प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट में, वो किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। अगर मास जो है हैवी है तो एक्सेलरेशन जो है स्मॉल होगा, अगर मास जो है आपकी स्मॉल है तो यहाँ एक्सेलरेशन जो है बच्चों हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ क्या हैवी होता है, इसी कारण से यहाँ पर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस किया होता है बहुत ही छोटे, जिसको ऑब्जर्व कर पाना हमारे लिए सक्षम नहीं होता, यानी हम लोग उसके उस काबिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमने जानकारी किया फ्री फॉल। जब एक ऑब्जेक्ट जो होती है किसी ऊंचाई से गिरा जाती है और सिर्फ वो अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उससे हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। तो जिसके जो प्रोड्यूस आपका जो एसेशन प्रोड्यूस होता है उससे क्या करते हैं बच्चों, एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं। एसेशन ड्यू ग्रेविटी को डिनोट कैसे करते हैं, तो स्मॉल जी से करते हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होता है कि यूनिफॉर्म रेट से वो इंक्रीज करता है वेलोसिटी को। ठीक है, दूसरी चीज़ किसका ऐसा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तीसरी चीज़ किसको स्मॉल जी से हम दिखाते हैं। तो चौथी चीज़ की है जो साइडली अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू में होता है, और इसी के माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे कि क्यों आपका सोना जो है इक्वेटर पे जितनी मास का होता है, जब आप उसे जो है पोल पर लेकर जाते हो तो वो जो है उसकी मास इंक्रीज कर जाती है, अगर आप उसे स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हो तो। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही साथ आप जो ये सारी चीज़ें जानकारी कर चुके हो तो आपको जो कल का होमवर्क है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। दूसरा आपका जो होमवर्क है बच्चों, आपको जो है सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून आपको जो है कैलकुलेट करके लाना है। तीसरा होमवर्क है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है कि सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपके मून पर प्रोड्यूस की जा रही है और सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ का है उसके बीच का रेशियो। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार की आज की क्लासेस हम आपसे समाप्त करते हैं। कल की क्लासेस में बच्चों हम लोग जो है वेरिएशन ऑफ एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे जानकारी करेंगे कि कैसे हम लोग का जो जी की वैल्यू जो होता है कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, कितना डिक्रीज कर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर क्या हो जाती है, सारी चीज़ें की जानकारी हम लोग करते हुए आगे तरफ बढ़ते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ये इसकी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद मास एंड वेट के बारे में हम जानकारी कर लेंगे, और मास और वेट जैसे जानकारी हो जाएगा तब नेक्स्ट आपकी टॉपिक आ जाएगी अगले क्लासेस के लिए थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है।
प्रेजेंट प्रेशर आप पढ़ लेंगे, तो फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ अचीवमेंट प्रिंसिपल, फ्लोटिंग आपको प्रिंसिपल, इस सारी चीज़ की जानकारी आप लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत आई है, कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।